जरा एक ऐसी इमारत की कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां दीवारों पर 800 साल पुराने जटिल संस्कृत व्याकरण के सूत्र खुदे हुए हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसी इमारत में पिछले कई दशकों से शुक्रवार की नमाज भी पढ़ी जा रही थी। मतलब एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग चीजें। बिल्कुल। और अब इस इमारत का भविष्य तय करने के लिए ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को 2000 पन्नों की एक विशाल वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी है। और इस पूरी कहानी में एक ऐसा विरोधाभास है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, वो मूर्ति वाली बात ना। सही कहा। जिस 250 किलो की देवी की मूर्ति के लिए भारत में इतनी लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो मूर्ति खुद भारत में है ही नहीं। बाप रे। मतलब वो मीलों दूर लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण या डीप डाइव का विषय बिल्कुल यही है। और ये वाकई में इतिहास, कानून और आज की राजनीति का एक ऐसा उलझावा चौराहा है जहां हर दिशा से अलग अलग कहानियां निकलती हैं। 18 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित इसी भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। और इस विषय की हर एक परत को गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास जो स्रोतों का स्टैक है वो बहुत विशाल है। मतलब इसमें न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, ऐतिहासिक टूरिस्ट गाइड्स हैं, विकिपीडिया है और काफ़ी जटिल कानूनी विश्लेषण भी हैं। हाँ, और कुछ ऐसे लेख भी हैं जिनकी राय एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, मतलब अत्यधिक ध्रुवीकृत। बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास वामपंथी झुकाव रखने वाले द वायर का काफ़ी तीखा विश्लेषण है। फिर दक्षिणपंथी दृष्टिकोण रखने वाले ओपन इंडिया की विस्तृत रिपोर्ट्स भी हैं। और इसके साथ ही एक आलोचक तमिल यूट्यूब चैनल है द रूस्टर न्यूज़, उसके तर्क भी हमने शामिल किए हैं। कि पक्ष या विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम यहाँ केवल एक निष्पक्ष माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं। मूल स्रोतों में जो भी जानकारियां या कानूनी तर्क दिए गए हैं उन्हें बस उसी रूप में सामने रखा जा रहा है। हाँ, ताकि कोई पूर्वाग्रह ना रहे। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य बस इतना समझना है कि आखिर कैसे 11वीं सदी की पत्थरों से बनी एक ऐतिहासिक इमारत आज आधुनिक कानून और पुरातत्व विज्ञान के बिल्कुल केंद्र में आ खड़ी हुई है। तो इतिहास की किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए हमेशा उसकी नींव से शुरुआत करनी चाहिए, है ना? अदालत के आधुनिक फैसले को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में ये इमारत क्या है। ओके, चलिए इसे अनपैक करते हैं। मैं ऐसे सोच रही थी, कल्पना कीजिए कि कोई बहुत ही आधुनिक और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जाता है। अचानक किसी ऐतिहासिक घटना के कारण उस यूनिवर्सिटी की इमारत को किसी और काम के लिए बदल दिया जाता है। लेकिन अगर आज भी उस इमारत की निचली दीवारों पर गणित के फॉर्मूले खुदे हुए मिलें, तो कैसा लगेगा? ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। धार की इस इमारत की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। हमारे स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने 1034 ईस्वी में कराया था। 1034? मतलब लगभग 1000 साल पहले? बिल्कुल। और राजा भोज कोई साधारण शासक नहीं थे, है ना? बिल्कुल नहीं, वे एक महान विद्वान थे। मतलब उन्हें आप एक पॉलीमैथ कह सकते हैं। उन्होंने वास्तुकला से लेकर चिकित्सा तक लगभग 84 अलग-अलग ग्रंथ लिखे थे। 84 ग्रंथ? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उनके उसी ज्ञान प्रेम का प्रतीक था ये मूल ढांचा, जिसे एक विशाल संस्कृत विश्वविद्यालय या सरस्वती सदन के रूप में स्थापित किया गया था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था? नहीं, ये शिक्षा का एक बहुत प्रमुख केंद्र था, लेकिन समय के साथ मालवा क्षेत्र की सत्ता बदली। ऑडियो गाइड के जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये मौजूदा ढांचा वास्तुकला के नजरिए से एक हाइपो स्टाइल हॉल है। हाइपो स्टाइल हॉल मतलब इसमें 12वीं और 13वीं सदी के हिंदू नक्काशीदार खंभों का इस्तेमाल हुआ है। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। जब हम स्टैक्ड पिलर तकनीक कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि पुरानी इमारत को पूरी तरह तोड़े बिना ही खंभों को एक के ऊपर एक रख दिया गया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, जब नई सत्ता आई तो उन्होंने पूरी इमारत को जमींदोज करके नया निर्माण करने के बजाय एक व्यावहारिक तरीका अपनाया। अच्छा। हाँ, जो पुराने नक्काशीदार खंभे थे उन्हें ही एक के ऊपर एक रख दिया ताकि छत की ऊंचाई बढ़ाई जा सके और उसे एक मस्जिद के बड़े हॉल का आकार दिया जा सके। बाप रे, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब ढांचा वही रहा, बस उसका रूप बदल दिया गया। बिल्कुल। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर कब्जा किया था। उसके बाद 1392-93 के आसपास दिलावर खान ने इस इमारत में इस्लामी वास्तुकला के प्रतीक मेहराब और मिनबार जोड़ दिए। और शायद उसी परिसर के पास 1331 के आसपास
सूफी संत कमालुद्दीन की मजार भी स्थापित की गई थी। हाँ, एकदम सही। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इतने भारी बदलावों के बावजूद आज भी उन दीवारों पर संस्कृत व्याकरण और फोनेटिक्स के जटिल नियम उकेरे हुए हैं। सच में? मतलब वो कोई सजावटी नक्काशी नहीं है? नहीं, वो 12वीं सदी के व्याकरण के चार्ट हैं जो विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसे आप एक पैलिम्सेस्ट की तरह समझिए। पैलिम्सिस्ट? ये क्या होता है? पैलिम्सेस्ट इतिहास का वो पन्ना होता है जिसे बार बार मिटाकर उस पर नया इतिहास लिखा जाता है। पुरानी लिखावट को खुरचकर नया लिख देते हैं, लेकिन पुरानी लिखावट के निशान हमेशा बाकी रह जाते हैं। अच्छा, तो राजा भोज ने पहला अध्याय लिखा, फिर सत्ता बदली तो गुंबद और मेहराब बना दिए गए, लेकिन नींव और दीवारें वही रहीं। बिल्कुल। इसलिए आज भी उन दीवारों पर संस्कृत के श्लोक स्पष्ट नजर आते हैं। और इतिहास के इन्हीं आधे अधूरे मिटे पन्नों को आधार बनाकर ही आधुनिक न्यायपालिका ने ये तय किया है कि आज ये इमारत कानूनी रूप से किसकी है। जी हाँ, और ये हमें सीधे 2026 के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के उस विशाल सर्वे तक ले जाता है। तो मई 2026 में हाईकोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने फैसला सुनाया कि ये पूरा परिसर मूल रूप से वाग्देवी का मंदिर और भोजशाला ही है। और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ ना कि 2003 की वो ASI व्यवस्था रद्द हो गई। एकदम सही। 2003 में एक समझौता हुआ था कि मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ेगा। वो अब खत्म हो गया है। तो अब हिंदुओं को प्रतिदिन वहां पूजा करने की अनुमति मिल गई है और मुस्लिम समुदाय के लिए राज्य सरकार को वैकल्पिक जमीन तलाशने को कहा गया है। हाँ, लेकिन इस फैसले का आधार क्या था? वो था 2024 का ASI का सर्वे, जो करीब 2189 पन्नों का था। 2000 से ज्यादा पन्ने? हाँ। और ये 98 दिनों तक चला था ना? हाँ। लेकिन मैं सोच रही थी, जिस इमारत में मस्जिद का ढांचा है वहां बिना तोड़फोड़ किए ये सर्वे हुआ कैसे? यही आधुनिक पुरातत्व विज्ञान की खूबसूरती है। ASI ने इसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार या GPR तकनीक का इस्तेमाल किया। अच्छा, GPR? हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को जमीन के नीचे भेजा जाता है। जब ये तरंगे किसी दबी हुई दीवार या धातु से टकराकर वापस आती हैं, तो कंप्यूटर पर जमीन के नीचे का एक नक्शा बन जाता है। बिना एक भी ईंट हटाए? बिल्कुल, बिना ईंट हटाए। और इसके साथ कार्बन डेटिंग का भी इस्तेमाल हुआ और इसके नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। स्रोतों के मुताबिक इस सर्वे में 94 मूर्तियां, 106 मंदिर शैली के खंभे और हवन कुंड मिले हैं। हाँ, अदालत ने अपने फैसले में सिर्फ ASI सर्वे को ही नहीं माना, बल्कि 1935 के धार रियासत के उस ऐलान को भी खारिज कर दिया जिसमें इस जगह को मस्जिद कहा गया था। अब यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर 1904 से ही ये एक संरक्षित स्मारक था, तो फिर ये केस इतने सालों तक चला ही क्यों? मतलब मुस्लिम पक्ष का दावा इतने सालों तक कैसे टिका रहा? ये कानूनी पेचीदगी का वो बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुस्लिम पक्ष का तर्क ये था कि ये जगह एक वक्फ संपत्ति है। वक्फ मतलब वो जमीन जो दान कर दी जाती है? हाँ, इस्लामी कानून के तहत जब कोई अपनी निजी संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए हमेशा के लिए दान कर देता है। लेकिन अदालत ने जब दस्तावेजों की जांच की तो एक बुनियादी कमी पाई। वो कमी क्या थी? कमी ये थी कि इस संपत्ति के वक्फ होने का कोई ऐतिहासिक या राजस्व रिकॉर्ड था ही नहीं। मतलब किसी ने उसे दान किया, इसका कोई सबूत नहीं था। बिल्कुल। वक्फ होने के लिए साबित करना होता है कि वो संपत्ति दान करने वाले की अपनी निजी संपत्ति थी। कोई उस जमीन को वक्फ कैसे घोषित कर सकता है जिसका वो मालिक ही ना हो? यहाँ मालिकाना हक हमेशा से राज्य के पास था। बाप रे, तो इसलिए वक्फ का दावा कानूनी रूप से टिक नहीं सका। लेकिन ये जो 2000 पन्नों की ASI रिपोर्ट है ना, हाँ, इसने एक नए विवाद को भी जन्म दे दिया है। हाँ, ध्रुवीकरण का स्तर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जो विज्ञान अदालत के लिए ठोस सबूत है, आलोचकों के लिए वो एक राजनीतिक हथियार बन गया है। जैसे द वायर और वो तमिल YouTube चैनल द रूस्टर न्यूज। हाँ, वे इस फैसले को पहले से तय या प्री डिटरमिन मानते हैं। उनका तर्क है कि 1903 में के लेले नामक एक शिक्षा अधिकारी ने पहली बार इसे भोजशाला नाम दिया था। अच्छा, तो उससे पहले से क्या कहते थे? उनके मुताबिक 1822 में जॉन मेलकम जैसे अंग्रेज अधिकारी इसे सिर्फ एक खंडर मस्जिद कहते थे। और उन्होंने बुद्ध की मूर्ति वाला दावा भी तो किया है ना? हाँ,
उनका आरोप है कि खुदाई के दौरान कथित तौर पर गौतम बुद्ध की एक मूर्ति मिली थी जिसे एएसआई ने नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि बुद्ध की मूर्ति मिलने से ये नैरेटिव जटिल हो जाता कि ये सिर्फ एक हिंदू मंदिर था। और इसके अलावा वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात करते हैं। बिल्कुल, वो कानून जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वो वैसा ही रहेगा। तो फिर ये मामला अदालत तक पहुंचा कैसे? क्या इस कानून में कोई अपवाद है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस एक्ट की धारा 4 सबसेक्शन 3 में एक लूप होल है। लूप होल? जी, कैसा लूप होल? वो धारा स्पष्ट कहती है कि जो ऐतिहासिक स्मारक एएसआई द्वारा संरक्षित है उन पर ये 1991 का कानून लागू नहीं होगा। चूंकि भोजशाला 1904 से संरक्षित है, वो इस कानून के दायरे से बाहर हो गई। ओहो, अब समझ आया। ये तो हुई आलोचकों की बात। दूसरी ओर ओपन इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स हैं। वो इसे 700 सालों के निरंतर आघात के बाद मिला न्याय बताते हैं। हाँ, और उनका तर्क हिंदू कानून के शाश्वत अधिकार या परपेचुअल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित है। ये शाश्वत अधिकार क्या होता है? भारतीय कानून में एक देवता को एक न्यायिक व्यक्ति या जुरिस्टिक पर्सन माना जाता है। मतलब देवता अपनी संपत्ति के मालिक खुद होते हैं। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो संपत्ति हमेशा देवता की रहती है, चाहे इमारत को कितना भी तोड़ा जाए। बिल्कुल, उस देवता का कानूनी हक कभी खत्म नहीं होता। लेकिन वो बुद्ध की मूर्ति वाली आलोचना का क्या? अगर वहां बौद्ध मूर्तियां थीं, तो क्या ये सरस्वती मंदिर होने के दावे को कमजोर नहीं करता? इस पर समर्थक पक्ष ने अदालत के एक बहुत ही दिलचस्प तर्क का हवाला दिया है। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जैन और बौद्ध धर्म हिंदू परंपराओं का ही हिस्सा माने गए हैं। क्या सच में? मतलब कानूनी तौर पर बौद्ध और जैन मूर्तियों का मिलना उसी वृहद हिंदू ढांचे का हिस्सा मान लिया गया? हाँ, 11वीं सदी में विभिन्न भारतीय दर्शन एक साथ फल फूल रहे थे, इसलिए सरस्वती मंदिर में जैन या बुद्ध की मूर्ति मिलना कोई विरोधाभास नहीं है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जरा सोचिए, बिल्कुल एक ही डेटा है, वही एएसआई रिपोर्ट है। एक पक्ष के लिए वो अकाट्य विज्ञान है और दूसरे के लिए महज एक राजनीतिक दस्तावेज। सही कहा। जब आस्था अदालत में होती है तो वैज्ञानिक साक्ष्य भी नजरिए के मोहताज हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सारी बहसें अपनी जगह हैं। इस पूरे डीप डाइव का जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो तो अभी बाकी है। हाँ, वो मूर्तियों वाली बात। बिल्कुल, भारत की अदालतों में इतने सालों तक युद्ध लड़ा गया, फैसले आ गए, मगर जिसके लिए ये पूरी लड़ाई है, यानी मुख्य देवी की मूर्ति, वो तो भारत में है ही नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम 11वीं सदी की वाग्देवी और अंबा की मूर्तियों की बात कर रहे हैं। वजन लगभग 250 किलो। और ये मिली कब थी? 1875 में मेजर जनरल विलियम किनकेड नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने इन्हें खुदाई में खोजा था। और फिर 1903 में लॉर्ड कर्जन इन्हें अपने साथ इंग्लैंड ले गए, है ना? बिल्कुल। और आज ये लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम की गैलरी नंबर 33 में रखी हैं। मजे की बात यह है कि म्यूजियम इन्हें जैन यक्षिणी अंबिका कहता है। और अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इन मूर्तियों को वापस भारत लाए, मतलब रिपेट्रिएट करे। ये दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक काल की लूट आज भी हमारी स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना? जिस जगह के लिए भारत में दो समुदाय आमने सामने खड़े हैं, असल मूर्तियां मीलों दूर किसी विदेशी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भोजशाला महज पत्थरों का एक ढांचा नहीं है। ये राजा भोज के युग, दिल्ली सल्तनत, ब्रिटिश साम्राज्यवाद और आधुनिक कानून का एक जीवित संगम है। और ये साफ दिखाता है कि इतिहास कभी अतीत में दफन नहीं होता, वो आज की हेडलाइंस में लगातार लड़ा जा रहा है। सही कहा। लेकिन जाते जाते मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी। याद है शुरुआत में हमने दीवारों पर उकेरे संस्कृत व्याकरण की बात की थी? हाँ, भाषा विज्ञान के नियम। जरा सोचिए, वे पत्थर 800 साल पहले लोगों को भाषा और संवाद यानी कम्युनिकेशन सिखाने के लिए लगाए गए थे। क्या ये एक बहुत बड़ी और दुखद विडंबना नहीं है कि आज वही पत्थर एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जहां दो समुदाय एक दूसरे की भाषा समझने या शांतिपूर्ण संवाद करने में पूरी तरह असमर्थ हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है। शायद पत्थरों का असली सबक व्याकरण नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने की कला थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।